हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जेई जो 24 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था उसका हम सेशन लेने वाले हैं जो पार्ट 2 कहलाएगा। पार्ट 1 में हम 1 से 10 क्वेश्चन देख चुके थे। इसका नेक्स्ट पार्ट 2 देखते हैं जो 11 नंबर से हमारा स्टार्ट होगा। आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि फॉर एन ABCD पैरामीटर ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए इसमें क्या बोलते हैं कि जो ABCD इसमें दिया हुआ है, ABCD पैरामीटर का ट्रांसमिशन लाइन का इसमें कौन सा करेक्ट आता है। तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर ABCD पैरामीटर है। ABCD पैरामीटर का जो इसका रेसिप्रोसिटी कितना क्या होता है हमारा AD माइनस BC इज इक्वल टू 1। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसका और आगे जो देखते हैं जो ABCD पैरामीटर का सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री में इसका जो उसी के ही समान क्या होता है A इज इक्वल टू D। और इसमें बहुत सारा है जो एक इम्पीडेंस वाला है, ओके, इम्पीडेंस और यहाँ एडमिटेंस और ABCD पैरामीटर और एक एज पैरामीटर, ये सभी का एक रेसिप्रोसिटी और सिमेट्री दिया हुआ है जो इसमें याद करने लायक चीज़ है और जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है इससे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टार्क इज नॉट एसोसिएटेड विथ एन सिंक्रोनस मोटर। इसमें क्या बोला है कि सिंक्रोनस मोटर के केस में इसमें कौन सा टार्क एसोसिएटेड नहीं है। तो इसमें देख सकते हैं कि ब्रेक डाउन टार्क हमारा जो होता है एसोसिएटेड नहीं होता है। इसमें नॉर्मलिटी सिंक्रोनस मोटर के केस में हम एक स्टार्टिंग टार्क पढ़ते हैं और सेकंड रनिंग टार्क पढ़ते हैं और थर्ड हमारा जो है पुल इन टार्क है और फोर्थ हमारा पुल आउट टार्क होता है। ये इतना हमारा कहलाता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग टार्क देखते हैं। स्टार्टिंग टार्क क्या बोलते हैं कि जब हम मोटर को फुल वोल्टेज देते हैं तब मोटर स्टार्ट होती हैं तो उसे हम स्टार्टिंग टार्क कहते हैं। ये इसमें जो रोटर है वो एक इंडक्शन रोटर के समान वर्क करता है। अब इसका जो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा रनिंग टार्क। रनिंग टार्क में क्या है, जब मोटर सिंक्रोनस कंडीशन आ जाती है तब मोटर रनिंग हो जाती है तो उसे हम रनिंग टार्क कहते हैं। अब इसका जो होता है थर्ड नंबर के केस में हमारा क्या है पुल इन टार्क। पुल इन टार्क क्या होता है, जब सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर करके स्टार्ट होती हैं और इंडक्शन मोटर को स्टार्ट होने के बाद जब हम उसका DC एक्साइटेशन बढ़ाते हैं तो एक्साइटेशन के बाद मोटर इंडक्शन मोटर से सिंक्रोनस मोटर में कन्वर्ट होती है। फिर जो मोटर सिंक्रोनस रन होना चालू हो जाती हैं तो जब सिंक्रोनस स्पीड के लिए रोटर को पुल करता है तो उस वक्त तक का मिलने वाली जो टार्क होता है उसे हम पुल इन टार्क कहलाता है। इसका मतलब मैग्नेटिक लॉकिंग के लिए टार्क को पुल करता है, उस वक्त तक के जो मिलने वाली जो टार्क होते हैं इससे हम पुल इन टार्क कहलाता है। और हमारा जो होता है ये चौथा क्या है पुल आउट टार्क। पुल आउट टार्क क्या होता है, अब टार्क तो हमें मिल गए। जब टार्क मैक्सिमम मिल जाती है इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 90 एंगल हो जाता है। तो 90 एंगल पहुंचने के बाद अगर यदि जो अल्फ़ा एंगल का मान 90 एंगल से भी 1% ग्रेटर देन हो जाता है तो उसके बाद हमारा जो मैग्नेटिक लॉकिंग है वो टूट जाती है, जिससे सिंक्रोनिज़म जो सिंक्रोनस मोटर बाहर निकल आती हैं तो उस टाइम के जो टार्क होता है उसे हम पुल आउट टार्क कहते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर मैग्नेटिकली आइसोलेटेड कॉइल द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज। इसमें क्या बोला है कि मैग्नेटिकली आइसोलेटेड कॉइल, इस मैग्नेटिकली आइसोलेटेड कॉइल इसमें कौन सा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इसका वैल्यू है। तो इस प्रकार से इसमें देख सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का M इज इक्वल टू K अंडर L1 इंटू L2, जो L1 हमारा सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है और M क्या है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। ये जो K है वो हमारा कपलिंग ऑफ कोफिशिएंट है, इसका मतलब कपलिंग कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, तो
ये हमारा जो कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट अगर यदि जीरो होता है तो इस केस में हमारा मैग्नेटिकली आइसोलेटेड होता है। इसका मतलब जो हमारा जो है दो वाइंडिंग है अलग अलग हैं, ये एक दूसरे से अलग होते हैं, ये हमारा कोई इसमें मैग्नेटिकली आइसोलेटेड होता है, इसमें कोई मैग्नेटिक नहीं होता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है, अगर यदि के का मान हमारा 0.5 से कम होता है, 0 से 0.5 के बीच में होता है, तो हमारा जो होता है लूजली कपल्ड होता है, एक लूजली कपल्ड होता है, थोड़ा से होता है। अगर यदि हमारा के का मान 0.5 से ऊपर होता है, इसका मतलब 0.5 से 1 के बीच में होता है, तो हमारा टाइटली कपल्ड होता है। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं, अगर यदि हमारा के का मान 1 होता है, इस केस में हमारा आइडियली कपल्ड होता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि 3 रेजिस्टेंस ईच वन विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ 27 एम्पियर आर कनेक्टेड इन डेल्टा, तो इफ़ द डेल्टा टू स्टार, देखिए ये हमें दिया है कि डेल्टा कनेक्शन के केस में हमारा जो रेजिस्टेंस इसमें दिया हुआ है, ठीक है, नहीं रेजिस्टेंस दिया हुआ डेल्टा कनेक्शन के केस में तो डेल्टा से स्टार करना है, तो इस कंडीशन में हमारा स्टार के केस में इसका रेजिस्टेंस कितना होता है तो इसमें हम नॉर्मलतः कॉमनली देख सकते हैं कि अगर यदि डेल्टा के केस में हमारा 27 ओम है, तो डेल्टा के अंदर हमारा स्टार बन रहा है, ठीक है, तो अगर यदि इसके अंदर बन रहा है, इसका मतलब स्टार छोटा होगा, स्टार जो है हमारा छोटा रहेगा, ठीक है, स्टार जो है हमारा छोटा रहेगा, कम रहेगा, और डेल्टा बाहर में बना है इसलिए डेल्टा हमारा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये कितना होता है, तो ये जो होता है हम हमेशा इसका 3 गुना, ये हमेशा जो होता है इसका रेशियो 3 में होता है, तो 27 का रेशियो 3 कितना होगा, 3 या 27, ये हो जाता है हमारा। इसको इस प्रकार से ही बोल सकते हैं कि स्टार इज इक्वल टू डेल्टा बाई 3। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि अ लॉन्ग स्ट्रेट सर्कुलर कंडक्टर प्लेस्ड इन एयर इज कैरिंग अ करंट ऑफ 250 एम्पियर, फाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कंडक्टर। इसमें क्या बोला है कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स निकालना है सबसे पहले। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स का फार्मूला क्या होता है, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो एज इज इक्वल टू क्या होता है, NI/L। ओके, अब इसका एक और नेक्स्ट जो फार्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, तो इसमें दिया क्या क्या है, डिस्टेंस आप 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कंडक्टर, कंडक्टर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये जो है जो आर का मान है, जो आर का मान है ये हमारा देता है 5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा देते हैं कैरिंग करंट, ये करंट भी इसमें दिया हुआ है, तो आई दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। तो जब आई दिया हुआ है तो इस फार्मूला को ही रखते हैं। इस फार्मूला को रखने के बाद इसमें 250/2π इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 इसलिए हो जाता है कि जो सेंटीमीटर है उसको हम मीटर में चेंज करना चाहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा फाइनल आंसर 2500/π एम्पियर टन पर मीटर हो जाता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि हाउ मैनी पैरेलल पाथ आर देयर इन 6 पोल सिंप्लेक्स लैप वाउंड DC मशीन। देखिए इसमें क्या है कि पैरेलल पाथ बोला है, ठीक है नहीं, तो पैरेलल पाथ इसका मतलब ए होता है पैरेलल पाथ, पोल बोला है 6 पोल हो, इसका मतलब P इज इक्वल टू 6 होता है। तो सिंप्लेक्स लैप वाउंड, अगर दिस सिंप्लेक्स लैप वाउंड बोल दिया है, इसका मतलब A इज इक्वल टू P हो जाता है। ओके, तो P का मान 6 दिया हुआ है, तो A का मान भी हमारा 6 हो जाता है, जो हमारा पैरेलल पाथ कहलाता है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी इन अ गुड हीटिंग एलिमेंट। देखिए इसमें जो कौन सा गुड हीटिंग एलिमेंट में इसका जो प्रॉपर्टी है वो डिजायरेबल नहीं है। तो गुड हीटिंग एलिमेंट, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा हाई ऑक्सीडाइजिंग टेम्परेचर। हाई ऑक्सीडाइजिंग टेम्परेचर इसका मतलब क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज होना, ये बिल्कुल सही है।
इसका मतलब लो टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसका मतलब लो टेम्परेचर पर जंग नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे अगर यदि फर्नेस को, तब के कंडीशन में इसमें कोरोजन होगा। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि हाई डक्टिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो हमारा एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हमारा क्या होना चाहिए, डक्टिलिटी, इसका मतलब लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन नहीं होगा तो टूट जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा लचीलापन होना चाहिए। अब इसका नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका मतलब क्या होता है कि R इज इक्वल टू रो L/A होता है। ओके, तो ये हमारी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो इसको हम इस साइड पक्षांतर कर देते हैं कि तो रो L/A। तो इसमें क्या बोलता है कि ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होगा तो हमारे जो है जो क्या बोलते हैं कि वायर का जो लेंथ है ये कम होगा। वायर का लेंथ कम होने से हमारा जो है फर्नेस का कास्ट इसमें बच जाएगा, इसलिए हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब इसका नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये नहीं होना चाहिए, ये हमारा जो है लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका मतलब क्या होता है कि लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर मान के चलो इंक्रीज़ हो गया, ठीक नहीं। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दे, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर इसमें रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए। टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर जो है सॉरी जो हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये नहीं होना चाहिए, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ठीक है ना, समझ गए ना कि हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। इसका मतलब होता है टेम्परेचर अगर दी बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर में उतना ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना या घटना नहीं चाहिए। ठीक है, इसी को ही हम लो टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखिए इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। हाई मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब टेम्परेचर अगर यदि हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हाई टेम्परेचर पर ही हमारा मेल्ट हो, ये लो टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होना चाहिए। ये जो है हाई टेम्परेचर हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसका एक प्रॉपर्टी होता है। ओके, इसका एक और नेक्स्ट होता है कि फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन। फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन इसका मतलब क्या होता है कि जब अगर यदि गर्म हो रहा है फर्नेस, तो फर्नेस गर्म हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारे जो है एयर में जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया करता है। ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया करने के बाद हमारे जो है वो फर्नेस में जो या फिर एलिमेंट्स बोल सकते हैं उसमें कोरोना या फिर क्षरण आ जाता है। तो इस वजह से हमारे जो है फर्नेस की लाइफ कम हो जाती है। तो फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन होना चाहिए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि स्टार्टिंग करंट ऑफ स्ट्रेट टाइप रिपल्सन मोटर इज़ अबाउट खालिस्तान इज़ इट्स फुल लोड वैल्यू। इसमें क्या बोला है कि जो फुल लोड वैल्यू जो स्टार्टिंग करंट ऑफ स्ट्रेट टाइप रिपल्सन मोटर, स्ट्रेट टाइप रिपल्सन मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है वो फुल लोड का 3 to 4 टाइम्स होता है। इसका मतलब जो इसका स्टार्टिंग टार्क है, रिपल्सन मोटर का स्टार्टिंग टार्क कितना होता है 3 to 4 टाइम आप फुल लोड टार्क का। अब इसका और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि अ वोल्टेज सोर्स इसमें दिया हुआ है, ये 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलल में दिया हुआ है। ये हमारे इसमें VS का मान दिया हुआ है, VS यहाँ पर दिया हुआ है और R1 दिया हुआ है, R1 यहाँ से और R2 दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड I1 और I2। यहाँ से I1 फ्लो रहा है और यहाँ पर I2 फ्लो रहा है, इसी को ही हमें फाइंड करना है। तो जिस प्रकार से हम डायग्राम को बड़ा कर लेते हैं और अच्छे से इसको समझ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें तो दिया ही हुआ था, R1 दिया था, R2 दिया था और VS का मान दिया था। तो यहाँ पर हमारा जो है I1 करंट इस डायरेक्शन में फ्लो रहा है, तो I1 इज इक्वल टू V/R। इसका मतलब 150/50 3 एम्पियर हो जाता है। ठीक है, अब I2 ऊपर की ओर फ्लो रहा है, ऊपर की ओर फ्लो रहा है, इसका मतलब हमारा जो है सिंबल चेंज हो जाता है।
तो I2 इज इक्वल टू 150 बटा -25 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है -6 एम्पियर। तो 3 एम्पियर और एक -6 एम्पियर, ये हमारा आंसर आ जाता है, देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटिंग सिस्टम मोर देन 90% ऑफ टोटल लाइट फ्लक्स इज मोड ऑफ फॉल डायरेक्टली ऑन वर्किंग प्लेन विथ द हेल्प ऑफ डिफ रिफ्लेक्टर। देखिए इसमें क्या बोला है कि मोर देन 90% फॉल डायरेक्टली, इसका मतलब 90% से ज़्यादा हमारा जो होता है लाइट है वो नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर गिरता है। तो ये हमारा जो है कौन सा लाइटिंग स्कीम होता है, ये हमारा डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम होता है। देखिए इसमें हम समझ सकते हैं कि सभी चीज़ को इसका जो होता है लाइटिंग सिस्टम कितना प्रकार का होता है, ये हमारा नॉर्मल 5 प्रकार से हम देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट में देखते हैं कि डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम में हमारा जो होता है लाइटिंग है वो 90 to 100% हमारा डाउनवर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो होता है सेमी डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। तो सेमी डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम इसका मतलब क्या होता है कि 60 to 90% डाउनवर्ड होता है, बाकी 40 से 60% जो होता है हमारा अपवर्ड होता है, 40 से 60%। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं कि इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम इसका मतलब क्या होता है कि 90 to 100% अपवर्ड होता है, बाकी 10% ही हमारा डाउनवर्ड होता है। ठीक है, अब एक और देख सकते हैं कि सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम में क्या होता है कि हमारा 60 to 90% अपवर्ड होता है और जो 40% हमारा लाइट है वो हमारा डाउनवर्ड होता है। ये साइड से देख सकते हैं। अब ये एक हमारा होता है जनरल डिफ्यूज़न लाइटिंग सिस्टम। ये इसमें क्या होता है कि 50% अपवर्ड होता है और 50% हमारा लाइट डाउनवर्ड होता है। ये अधिकतर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सो इस प्रकार से हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 हम नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।